चलिए इस पे सवाल बनाते हैं। क्लास 12 का संविधान निर्माण है। भारतीय संविधान की स्थिति को आया 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की समय अवधि की तैयार सूची क्या है? तो दिसंबर के मध्य नवंबर में आई हो, ऐसे याद कर सकते हो। 46 से 49 3 साल तक। दिसंबर के मध्य नवंबर में ना आई हो, 46 से 49 3 साल तक। फिर है यहाँ पे भारतीय संविधान की बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किस वर्ष और किस महीने किए गए? ऐसे तो हम लोग याद रखते हैं कि जो संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को किया गया, 2 दिन पहले लागू होने के, लेकिन बुक में एनसीईआरटी में दिया है दिसंबर 1949। दिसंबर 1949 एनसीईआरटी के अनुसार। याद रखें 26 नवंबर 1949 को तो पारित हुआ, अंगीकृत हुआ, अब लागू हुआ 1950 में, लेकिन हस्ताक्षर हुआ था 24 जनवरी 1950, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 1949, दिसंबर 1949। फिर है संविधान निर्माण में कुल कितने सत्र हुए? तो कुल 11 सत्र 165 दिन तक बैठक हुए। कैसे याद करेंगे? 11 सत्र 11 खंड। रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था? तो 1946, बसंत के 1946 में। अगस्त 1946 में भीषण हिंसा और दंगे फसाद का सिलसिला भारत के किस शहर से शुरू हुआ? तो ये कलकत्ता में हुआ था। डायरेक्ट एक्शन थे 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को मध्य रात्रि में संविधान सभा संबोधित किया? तो 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के अवसर पे भारतीय संविधान को अपनी प्रसिद्ध भाषण दिया था। 14 अगस्त 1947 को नेहरू द्वारा दिए गए इस प्रसिद्ध भाषण को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो नेहरू ने जो भाषण दिया था इसको जाना जाता है टाइस विथ डेस्टिनी। तो 14 अगस्त 1947 को भाषण दिए थे, एक दिन पहले। फिर विभाजन के समय धार्मिक आधार पर आबादी का पलायन किन क्षेत्रों की ओर हो रहा था? तो विभाजन के बाद धार्मिक आधार पर आबादी का पलायन मुस्लिम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ हो रहा था। मुस्लिम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, और हिंदू सिख बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ हो रहा था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था? संविधान सभा का सदस्य का चुनाव किसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था? तो जो प्रांतीय विधानसभा है ना, उसके सदस्यों के द्वारा। शुरुआत में समाजवादी संविधान सभा से दूरी क्यों बनाए रखी? क्योंकि जो समाजवादी है वो मानते थे कि ये जो संस्था अंग्रेज द्वारा बनाई गई है, जैसे सोमनाथ लाहिड़ी है, वो बोले ही थे कि ये जो संस्था है अंग्रेज द्वारा बनाई गई है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये कर ले रहे हैं। संविधान सभा के भीतर कांग्रेस के वैचारिक मतभेद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा के भीतर कुछ सदस्य कांग्रेस के समाजवाद से प्रेरित थे, तो कुछ जमींदार की हिमायत करते थे। अब इसमें आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही और गलत है। संविधान सभा के आंतरिक लोकतांत्रिक प्रकृति और जनमत और उस पर जनमत के प्रभाव के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। संविधान सभा के भीतर होने वाले विचार विमर्श केवल बंद कमरों तक सीमित थे और बाहरी जनता का इस पर कोई सीधा प्रभाव नहीं था। गलत है। संविधान सभा पर बाहरी जनता का सीधा प्रभाव था। सभा में होने वाली बहसों और विभिन्न पक्षों के दलीलों को समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाता था, जिससे सार्वजनिक संवाद की स्थिति बनती थी। ये सही है। सभा में होने वाली बहसों और पक्षों दलीलों पे जो समाचार पत्र का व्यापक रूप से प्रकाशित होता था, जो भी बात बोला गया है संविधान सभा में वो सार्वजनिक बनती थी। ये सही है। सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए आम जनता से सीधे सुझाव आमंत्रित किए जाते थे, जिससे भाषाई अल्पसंख्यक जैसे समूह अपनी बात को रखने का अवसर मिलता था।
आम जनता से सीधे सुझाव मांगते थे। ये भी सही है कि जो सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के लिए आम जनता से सीधा सुझाव मांगा जाता था, जैसे कि जो भाषाई अल्पसंख्यक समूह है उनको अपनी बात रखने का अवसर मिले। चौथा गलत होगा, शुरुआत में समाजवादी ने संविधान सभा का पूर्ण समर्थन किया क्योंकि इसे भारत की संप्रभु संस्था मानते। गलत। समाजवादी का क्या दिक्कत था कि जो कांग्रेस के अंदर समाजवादी है वो मानते थे कि ये ब्रिटेन की संस्था है, अंग्रेजों की संस्था है, तो ये गलत है। ठीक है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो एनसीईआरटी के अनुसार 300 सदस्य हैं। कितने? 300 सदस्य। 3 का तिगड़ा काम बिगड़ा। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पारित किया। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसमें नेहरू, अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद में अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र बाबू। अस्थायी सच्चिदानंद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। फिर से सलाहकार कौन थे? बी एन राव। सब अब यह क्वेश्चन अच्छा है। संविधान सभा के मुख्य योजनाकार कौन थे? मुख्य योजनाकार की भूमिका किसने निभाई? जो जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट विधिक भाषा में व्यक्त कर सकते थे। मतलब मुख्य योजनाकार कौन थे? जो जटिल से जटिल प्रस्ताव को भी विधिक भाषा यानी कि जो लैंग्वेज है उसको विधिक भाषा में पेश कर सकते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य योजनाकार थे मुखर्जी। योजना कौन बनाता है? मुखर्जी। देखो, योजना कौन बनाता है? मुखर्जी। योजना कौन बनाता है? एस एन सेन, मुखर्जी। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 300। इसमें से कितने ने प्रमुख भूमिका निभाई? तो 6 ने प्रमुख भूमिका निभाई। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जिनकी जिम्मेदारी सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका देता था? तो राजेंद्र प्रसाद। यही अध्यक्ष थे जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो सभी सदस्य को अपनी बात कहने का मौका दे। अब उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर बात आता है नेहरू वाला। तो पेश किया कब? 13 दिसंबर 1946। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। जनवरी 1947। 23 दिसंबर, 13 दिसंबर। तेरे को डिस पेश करता हूँ। तेरे ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक। तेरे को डिस पेश करता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे संविधान निर्माण के इस पूरे कार्य में कुल मिलाकर कितना समय लगा? तो 3 साल लगा। इस पूरे कार्य को कितना लगा? 3 साल लगा कुल मिला के। संविधान निर्माण की चर्चाओं को मुद्रित रिकॉर्ड कितने भारी भरकम खंडों में प्रकाशित किया है? तो 11 सत्र को 11 खंड में प्रकाशित किया गया है। संविधान सभा के सदस्यों के बीच हुई चर्चाओं मुख्य रूप से किन मुद्दों पर विचार विमर्श या परस्पर विरोधी विचार कर सकते हैं? तो उपयुक्त सभी। देश के भावी स्वरूप और भारतीय भाषाएं, राष्ट्र द्वारा अपनाई जाने वाली राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, नागरिक और नैतिक मूल्य सभी। फिर यहाँ पे हिंदी कोड बिल पे चर्चा हो रहा था, वो दिखाया गया था अम्बेडकर के द्वारा। फिर है ये नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो 13 को डिस पेश करता हूँ। 13 दिसंबर 1946 प्रस्तुत किया। पारित कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947। नेहरू जी द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को क्या घोषित किया गया था? तो भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। अब यहाँ पे अपने प्रसिद्ध भाषण में जब नेहरू प्रसिद्ध भाषण दे रहे थे, ठीक है, तो उस ऐतिहासिक घटना में किसका जिक्र करते हुए टेनिस कोर्ट को याद करते हैं? तो नेहरू ने भाषण दिया ना, तो उसमें जो है फ्रांस की क्रांति को याद दिलाते हैं कि कैसे वहाँ के लोगों ने टेनिस कोर्ट का शपथ लिया था।
उद्देश्य प्रस्ताव किन वर्गों के लिए प्रोटेक्टिव प्रोविज़न करता है? तो इस क्वेश्चन में हम लोग को गलती हो सकता है कि महिला बच्चों के लिए, नहीं, इसमें नहीं। अल्पसंख्यक, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए। महिला बच्चों की बात नहीं कही थी, अल्पसंख्यक, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए। नेहरू ने अपने 13 दिसंबर 1946 के भाषण में किस ऐतिहासिक घटना और शपथ का उल्लेख किया था? तो नेहरू जब ये लिया था ना ओथ, तो उसमें ये अमेरिकी स्वतंत्र नहीं, टेनिस कोर्ट की शपथ का कहानी बताया था, फ्रांस की क्रांति वाला। लेखक के अनुसार भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की आवश्यकता है? तो भारत में आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु के साथ पूर्णतम लोकतंत्र की आवश्यकता है। लेखक भविष्य में भारत को किस प्रकार के राज्य के रूप में देखने की आशा व्यक्त करता है? तो समाजवादी। गद्यांश के अनुसार लेखक शब्द के साथ लोकतांत्रिक शब्द को का अलग से प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उन्हें लगा कि गणराज्य शब्द के भीतर ही लोकतंत्र का भाव पहले से ही निहित है। लेखक गणराज्य शब्द के साथ लोकतांत्रिक शब्द का अलग प्रयोग क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उनको लगा कि गणराज्य शब्द के ही भीतर लोकतांत्रिक शब्द क्या है? छुपा हुआ है। हमने इस प्रस्ताव को लोकतांत्रिक शब्द में इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमें लगा कि यह स्वाभाविक है कि गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले से ही है, इसलिए हम इस शब्द को, जो लोकतांत्रिक शब्द है, इसको अनावश्यक मानते हैं। लेखक के अनुसार प्रस्तुत की गई प्रस्तावित संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र की अंतर्वस्तु की गई है? तो वो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र की। हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से इसमें शामिल होने की बात करते हैं। नेहरू के अनुसार भारत के लोकतंत्र की रूपरेखा कहाँ से उभरेगी? तो नेहरू के अनुसार भारत के लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच से उभरेगी। नेहरू ने भारत की व्यवस्था के बारे में क्या विश्वास व्यक्त किया था? तो नेहरू ने भारत की व्यवस्था के बारे में यह विश्वास व्यक्त किया था कि वो हम सिर्फ नकल करने वालों में नहीं हैं, नहीं के सिद्धांत पर है, हमारे लोग का स्वभाव अनुरूप है। मतलब नेहरू ने यह विश्वास दिलाया कि हम सिर्फ जो संविधान है नकल करने वालों में नहीं है, उन शब्दों में भारत के शासन की जो व्यवस्था स्थापित है वो हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होना चाहिए। तो ये जो लाइन कभी आएगा, कौन बोला था? तो नेहरू। नेहरू ने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वालों में नहीं हैं। न से नकल, न से नेहरू, न से नकल, न से नेहरू। भारतीय संविधान का उद्देश्य किन दो प्रकार के विचारों का एक दूसरे से समावेश करना था? तो भारतीय संविधान का उद्देश्य लोकतंत्र के उदारवादी विचार और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचार, लोकतंत्र का जो उदारवादी विचार है और आर्थिक न्याय का जो समाजवादी विचार है, इन दोनों को समावेश करना था। संविधान सभा में कम्युनिस्ट सदस्य को संविधान सभा के चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की साया दिखाए कौन? मतलब संविधान सभा का कौन सा सदस्य जो बोला कि जो संविधान सभा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का है? तो सोमनाथ लाहिड़ी बोला कि इसमें ब्रिटिश साया है। सोमनाथ लाहिड़ी के अनुसार नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को अपना सारा काम किसकी देखरेख में करना पड़ रहा था? तो वायसराय तथा लंदन की बैठी ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में। इसी कारण ऐसा बोला था कि ये ब्रिटिश संस्था है, क्योंकि जो नेहरू अपना सारा काम है वायसराय और लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार है उसकी देखरेख में कर रहा है। लाहिड़ी ने अपने साथियों को संविधान सभा किसकी योजना को साकार करने का काम कर रहा था? तो लाहिड़ी अपने दोस्तों को समझाया
कि अंग्रेजी सरकार की योजनाओं को सफल करने के लिए किया जा रहा है। लाहिड़ी ये बोला था। नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे इतिहास संघर्ष के हिस्सा सिद्ध करने के लिए किन विदेशी क्रांतियों का हवाला देते हैं। नेहरू अपना पद देखो, एक सवाल था इससे पहले कि नेहरू अपने उद्देश्य प्रस्ताव में किसका जिक्र करते हैं, तो टेनिस कोर्ट की याद दिलाते हैं, फ्रांस की क्रांति का। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि नेहरू भारत के संविधान निर्माण के इतिहास में मुक्ति और स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध करने के किन विदेशी क्रांति को याद कराते हैं। तो अगर ऐसा सवाल आए ना, किस विदेशी क्रांति को याद कराते हैं, तो अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में स्थापित होने वाले शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो वो बोले कि वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होना चाहिए। हम लोगों के स्वभाव के अनुरूप और स्वीकार्य होना चाहिए। याद है ना, नेहरू ये स्टेटमेंट भी बोला था कि हम सिर्फ नकल करने वालों में नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत की शासन की जो व्यवस्था स्थापित है वो हम लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनके स्वीकार्य होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की रेखा आपसी चर्चा से उभरनी चाहिए, ना कि नकल से, और लोगों के अनुरूप होना चाहिए। संविधान सभा में कम्युनिस्ट सदस्य को उस समय हो रही चर्चाओं पे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सिहायत दिखाई पड़ा, तो लाहिड़ी को यही बोला था लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने साथियों के दौरान तो हो ही गया, बोला था कि अंग्रेजों की संस्था। यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द के वक्ता कौन है, तो सोमनाथ लाहिड़ी बोला कि बहुत अच्छा महोदय। यह वक्ता है सोमनाथ लाहिड़ी ने संविधान सभा के बहस के दौरान बोला, जिन्होंने पंडित नेहरू के विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बहुत अच्छा महोदय, आप नकल कर रहे हो। भाषण के दौरान सोमनाथ लाहिड़ी ने पटेल के किस कथन का संदर्भ दिया था, तो हमारे पास केवल आपस में लड़ने के लिए स्वतंत्रता है। सोमनाथ लाहिड़ी बोला कि हम लोग केवल आपस में लड़ सकते हैं, यही स्वतंत्रता है, बाकी तो तुम सारा काम क्या कर रहे हो, नकल करके अंग्रेजी संस्था के अधीन कर रहे हो। अब ये एक पिक्चर दिया है, यहाँ से सवाल बन सकता है कि जो अंतरिम सरकार बना था 1946 में, तो उसमें कौन कौन शामिल था, तो बलदेव सिंह थे, जॉन मथाई थे, सी राजगोपालाचारी थे, नेहरू थे, लियाकत अली थे, फिर से वल्लभ भाई पटेल थे, आई चंद्रचूड़ थे, आसफ अली थे, और CH भाभा थे, और जगजीवन राम थे, गजनफर अली थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अब्दुल निस्तार थे। तो ये याद रखेंगे अंतरिम में कौन कौन थे, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। मथाई, राजगोपालाचारी, लियाकत अली, वल्लभ, चंद्रचूड़, आसफ अली, CH भाभा, जगजीवन राम, गजनफर अली, राजेंद्र बाबू, अब्दुल नस्तार, इतने लोग शामिल थे। बहुत अच्छा महोदय शब्द किसने बोला, सोमनाथ लाहिड़ी ने। 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का मुख्य प्रावधान क्या था, तो जो प्रांतीय विधायिका है ना, उसमें सीमित प्रतिनिधित्व लागू करना। प्रांतीय विधायिका में जो है सीमित रिप्रेजेंटेटिव लागू करना। भारतीयों के लिए प्रांतीय विधायिकाओं में भारतीयों के लिए सीमित प्रतिनिधित्व लागू करना। किस अधिनियम के तहत प्रांतीय कार्यपालिका को लगभग पूरी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया था। पूरी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया, प्रांतीय कार्यपालिका को पूरी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया। तो पूरी तरीके से काम 35 कब किया, 1935 के अधिनियम में।
1919 का अधिनियम में कार्यपालिका को आंशिक यानी कि पार्शियली रूप से उत्तरदायी बनाया था, लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत इसे लगभग पूरी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई? 11 में से 8। तो सीमित कब, अब वो पूरा कब? अब इसमें कथन चुनना है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में संवैधानिक सुधार और उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जैसे जैसे भारतीय द्वारा प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों ने चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक सुधार के कानून पारित किए। ये सही है बिल्कुल। 1919 के सुधार में सुधारों ने प्रांतीय स्तर पे कार्यपालिका को पूरी तरीके से और अंतिम रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिए। बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक। पूरी तरीके से नहीं होगा, आंशिक रूप से उत्तरदायी बनाए। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को लगभग पूरी तरीके से विस्तारित किया। बिल्कुल काम 35 किया। इस क्रमिक सुधार के परिणाम स्वरूप जब 1937 में चुनाव के बाद तत्कालीन भारत के सभी 11 प्रांतों में पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी सरकार बनी। गलत, 11 में से तो 8 में कांग्रेस बनी थी। तो 1 का 3 सही है, 1 और 3 सही है, पूरी तरह नहीं, आंशिक रूप से। याद रखेगा ये डिफरेंस, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 के आबादी के तहत 1935 के कानून के तहत वैक्स आबादी कितने % हिस्से को वोट देने का अधिकार था? लगभग से 10 से 15% लोग को ही सीमित मताधिकार के तहत अधिकार था। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने किस प्रकार भारतीय राज्य को संविधान की कल्पना की थी? तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ना, तो स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य। अब ये एक इम्पोर्टेंट है। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में किसने पृथक निर्वाचन को बनाए रखने के पक्ष में प्रभावशाली भाषण दिया? तो BK बहादुर, पोकर वाला बात बोलता है। बहादुर केवल नाम का बहादुर है, जबकि ये बोलता है सेपरेट इलेक्ट्रोड बनाए रखें। कितना गलत बात है, केवल नाम का बहादुर है ये। 1946 में, याद है ना, 1946 के सर्दियों में भारतीय नेता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करने लंदन गए, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला? तो लंदन गए थे इडली खाने, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला 1946 में इडली खाने का। संविधान सभा में किसने कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला और अल्पसंख्यक को फुसलाया? तो आंख में धूल कौन झोंका अल्पसंख्यक के? तो RV धुलंकर। अंग्रेज तो चले गए, मगर जाते जाते बीज बो गए। बीज बोने वाला बात कौन बोला? पटेल। पृथक निर्वाचन का बीज बो गए। सेपरेट इलेक्टोरेट को 20 किसने माना था? पटेल ने। 20 का बीज बोए पटेल, ये बात बोले। पृथक निर्वाचक अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होगी, यह कथन किसका है? तो देखो, बीज या 20, ये दोनों वाला बात कौन बोला? तो पटेल। आत्मघाती कौन बोला? पंत। जैसे इसके लिए आत्मघाती कौन है? उर्वशी रतुल्ला। गोविंद वल्लभ पंत के अनुसार पृथक निर्वाचन का अल्पसंख्यक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वे अस्थायी रूप से अलग थलग और कमजोर हो जाएंगे। पंत बोला आत्मघाती है। गोविंद वल्लभ पंत ने यह भाषण कब दिया था? 27 अगस्त 1947 को भाषण दिया था। आत्मघाती बोला। गोविंद वल्लभ पंत के अनुसार लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को किस कला का प्रशिक्षण लेना चाहिए?
तो आत्मानुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना चाहिए। यह भाषण में बोले कि लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्ति को आत्मानुशासन की कला का प्रशिक्षण लेना चाहिए। पंत जी के अनुसार नागरिकों को खुद को केंद्र में रखकर सोचना चाहिए। कैसी लाइन होगा आत्मानुशासन? तो देखो कैसे जो पंत है उर्वशी रतुला से आत्मानुशासन की बात रखा ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ा, आत्मानुशासन रखा, ऐसे याद कर सकते। अच्छा, बेगम एजाज रसूल ने पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव का विरोध क्यों किया? तो बताए थे बेगम क्या ट्रिक कैसे याद कराए थे, बेगम अलग अलग बताएगी। बेगम बोली क्योंकि इसके अनुसार अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से अलग कर दिया जाएगा। जब बेगम रसूल बोली कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था आत्मघाती साबित होगी कि इससे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि यह प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। जैसे बेगम रसूल भी तो बोल रही है कि नहीं होना चाहिए पृथक निर्वाचक। तो कौन कौन बोला पृथक निर्वाचक के अपोजिशन में, कौन कौन बोला? अब एक के वो फेवर में बोला, वो बोला है बहादुर, बोका बहादुर। और विरोध में कौन बोला? तो विष या बीज कौन बोला? तो पटेल। आत्मघाती कौन बोला? आत्मानुशासन रखना चाहिए कौन बोला? तो पंत उर्वशी रतुला बोला। अलग थलग बांट देगा कौन बोला? तो बेगम बोली। किस आंदोलन के नेता ने एनजी रंगा के अनुसार असली अल्पसंख्यक कौन थे? किसान आंदोलन के नेता एनजी रंगा थे। इनके अनुसार असली अल्पसंख्यक कौन है? तो वही रंगा सियार ने पहचाना कि असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग हैं। एनजी रंगा के अनुसार संविधान द्वारा दिए गए कानूनी अधिकारों का कोई मतलब तब तक नहीं है जब तक अधिकारों को लागू करने का कोई प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाता और जीने का पूर्ण अधिकार और रोजगार नहीं मिलता। देखो रंगा सियार मतलब खान सर, तो खान सर ही असली गरीब को पहचाने और बोले कि जीने का मतलब तब तक नहीं है जब तक इनको रोजगार नहीं मिले। तो खानवा भी तो रोजगार की बात करता था, ये कथन याद रहेगा। गोविंद वल्लभ पंत के अनुसार यदि किसी लोकतंत्र के भीतर नागरिक अपनी सामुदायिक पहचान को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती। बिल्कुल, राष्ट्र से ऊपर अपना पहचान रखोगे तो कहाँ से जी पाएगा वो लोकतंत्र। लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है कि सामाजिक पिरामिड के आधार और इसकी चोटी पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक नागरिक के रूप में सोचें, न कि किसी विशेष समुदाय के सदस्य के रूप में। ये भी व्याख्या करता था। गोविंद वल्लभ पंत का एक पिरामिड वाला बात बोला था और एक ठीक है ना, लोकतंत्र व्यवस्था को लंबे समय तक कैसे जीवित रख सकते हैं, पिरामिड वाला बात भी बोला। ठीक है, संविधान सभा में पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध और अल्पसंख्यक के हितों के संदर्भ में बयानों पर विचार कीजिए। बेगम एजाज रसूल का मानना था कि पृथक निर्वाचन आत्मघाती साबित होगा। ये सही है। 1949 तक संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस बात पर सहमत हो गए थे कि जो पृथक निर्वाचक अल्पसंख्यक के राजनीतिक और सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के सबसे प्रभावी साधन है। गलत, ये स्टेटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1949 तक सभी नेता इस बात पर सहमत हो गए थे कि जो पृथक निर्वाचन है वो खराब चीज़ है, प्रभावी चीज़ नहीं है। बहुसंख्यक राष्ट्रवादियों को यह डर था कि यदि समुदाय को अधिकार को अत्यधिक महत्व दिया गया तो राज्य में एकता और शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। सही है। मुस्लिम नेताओं का एक वर्ग यह मानता था कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ही हो सकती है राजनीतिक व्यवस्था में आवाज पाई जा सकती है। वो सब तो स्टेटमेंट सही है, सब सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो फंसाएगा कि 1949 तक सभी लोग जैसे बेगम रसूल,
जैसे कि बेगम हो गया, वल्लभ भाई पटेल हो गया, गोविंद बल्लभ पंत हो गया, ये सब कोई राज्य हो गए कि जो पृथक निर्वाचन है वो बेकार है। एनजी रंगा के अनुसार देश के असली अल्पसंख्यक कौन है? तो वही इस देश के आम शोषित नागरिक जो किसी चीज़ का लाभ नहीं उठा सकते। रंगा ने आदिवासियों के शोषण के लिए मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार ठहराया? तो बाहरी व्यापारी जो मुक्त बाजार के नाम पे उनकी जमीन छीन लेते हैं, डिगुओं को। अपना गांव देहातियों का शोषण करने वाले में रंगा ने किनका उल्लेख किया? सूदखोर डिगू को मेनली शोषणकारी बनाया, जुटखार मालगुजार जो डिगू लोग हैं उसको। वहाँ जमींदार और मालगुजार व अन्य लोग जो इन गरीब और देहातियों का शोषण करते हैं। कौन बोला? एनजी रंगा ही तो गरीब का बात कर रहा है, खान सर रंगा सियार। संविधान सभा में जनता के प्रतिनिधित्व को लेकर रंगा का क्या मानना था? रंगा का मानना था कि जनता खुद अभी संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए वर्तमान सदस्य उनके ट्रस्टी और हिमायती के रूप में काम कर रहे हैं। देखो ये स्टेटमेंट याद रखो, इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा ने जनता के रिप्रेजेंटेशन को लेकर क्या माना कि जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है, इसमें कुछ समय लग सकता है, तब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी और हिमायती हैं। तो ट्रस्टी बोला, बात कौन बोला? ट्रस्ट कौन चलाता है बताओ? तो खान सर क्या है? रंगा सियार, तो मतलब एनजी रंगा। ठीक है, ट्रस्टी सब पहचान लिए कि बात किसने बोला होगा। एनजी रंगा के अनुसार केवल भारत के पारंपरिक या धार्मिक समुदाय को ही अल्पसंख्यक का दर्जा देना वास्तविक न्याय नहीं है। ये रंगा के अनुसार केवल जो पुराने से चले आ जा रहे हैं उसी को केवल अल्पसंख्यक का दर्जा देना बात सही नहीं है। भारत में जो आम जनता, आदिवासी, ग्रामीण लोग हैं जो शोषण कार्ड हुए हैं, मालगुजार, जागीरदार, जमींदार, इन सभी से उनको भी देना चाहिए। तो ये सही है, ये आर की व्याख्या कर रहा है। तो रंगा यही बोलते हैं कि जो अल्पसंख्यक केवल आप पारंपरिक और धार्मिक समुदाय को ही नहीं माने, जो शोषित है उसको माने। ठीक है, जो जमींदार द्वारा शोषित है, बहुत जगह शोषित है। एनजी रंगा ने संविधान सभा के समक्ष उठाए गए मुख्य मुद्दे और तर्कों के संबंध में विचार कीजिए। एक तो मुक्त बाजार की नीति और बाहरी व्यापारी का प्रवेश ने आदिवासी क्षेत्र के निवासियों को उनकी जमींदार से बेदखल कर दिया। बिल्कुल, एनजी रंगा बताते हैं ना कि किस तरीके से जो फ्री मार्केट है उससे आदिवासी का शोषण हो रहा है। डिगू की बात करते थे। ग्रामीण और गरीब देहाती समाज में जमींदार, मालगुजार, सूदखोर ये लोग आर्थिक रूप से शोषित बनाया जा रहा है। ये लोग बोले थे ना कि ये जो डिगू यही शोषण कर रहा है। रंगा का मानना था कि नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है इस दबी कुचली जनता को सुरक्षा देने के लिए अपने आप में पूर्णतः पर्याप्त है। अब ये वाला स्टेटमेंट हमको डाउटफुल लग रहा है कि रंगा का नेहरू से पंगा हुआ कि नहीं। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस तौर पे उसी शोषित आम जनता का हिस्सा थे जिसके वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बोले ना। रंगा ने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत जरूर किया, लेकिन उन्होंने अंत में स्पष्ट कहा कि उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है, अर्थात इसे अब पर्याप्त कदम मानते हैं। रंगा ये बोला है कि रंगा सियार है तो ये तो बाप से भी इसका पंगा हो जाएगा। बाप मतलब नेहरू, ये क्योंकि नेहरू भी खुद अपना बाप से पंगा लिया था मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में 1928 में, याद है। तो वो बोला
कि ये सब बात ठीक है, लेकिन केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, इसके लिए और भी चीज़ करना होगा। स्वागत जरूर किया, लेकिन इसमें कमी भी बताया। एन जी रंगा ने वक्तव्य में अपने अंतिम अंश के अनुसार संविधान सभा के सदस्य और भारत की आम जनता के बीच के संबंधों को किस रूप से परिभाषित किया। मतलब कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं, भारत का आम जनता है, इन दोनों के बीच जो संबंध किस प्रकार है। तो ये बोला, जब तक आम जनता स्वयं संविधान सभा तक नहीं पहुंच पाती, तब तक सभा के सदस्य यानी कि हम लोग उसके ट्रस्टी या हिमायती के रूप में उनके पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, ये वाला लाइन ट्रस्टी बोला था, ना कि ये वाला ऑप्शन बोला था कि सदस्य स्वयं शोषित वर्ग से थे। ये बात गलत है। जो सदस्य हैं वो खुद शोषित वर्ग से नहीं थे, इसलिए वो पूरी जनता की समस्याओं को पूरी तरह समझते थे। ये बात गलत है। बोला कि ये जो संविधान सभा के अंदर जो लोग बैठा हुआ है, ये कुछ लोग जो बाहर है, जो शोषित है, तो ये लोग आके अंदर नहीं बैठा है। यहाँ पे जो लोग बैठा है ये अलग लोग हैं। यही लोग ट्रस्टी है, हम लोग इसके क्या है, इनके ट्रस्टी हैं। ठीक है, ये बात बोला। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए संविधान सभा में आदिवासी के अधिकार की बात किसने रखी। ऐसे स्वागत एन.जी. रंगा भी नहीं किया था स्वागत, लेकिन इसमें कमी भी बताया। केवल प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। फिलहाल यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि आदिवासी के अधिकार की बात किसने की। जयपाल सिंह मुंडा ने। जयपाल सिंह मुंडा के अनुसार आदिवासी का इतिहास किस प्रकार का रहा है, तो वो पिछले 6 साल से अपमान और उपेक्षा कर रहे हैं। मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है और उपेक्षा किया जा रहा है, और उनका पूरा इतिहास गैर मूल निवासियों के हाथे लगातार शोषण और छीना झपटी हो रही है। ये स्टेटमेंट किसका है, जयपाल सिंह मुंडा का। किसके पक्ष में है, अल्पसंख्यक नहीं, आदिवासी। ठीक है, विधायिका में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व को लेकर जयपाल सिंह ने क्या विचार दिए थे, तो वे पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे। जयपाल सिंह क्या बोले, देखो ये भी पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जय हो एक बात ये जरूर बोले कि सीट का आरक्षण जरूर होना चाहिए। भले पृथक निर्वाचन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आदिवासी लोग क्या बोला, इनको जय हो क्यों बोला, क्योंकि ये सीट के आरक्षण की बात बोले, तो वो आरक्षण की बात कहें। जयपाल सिंह ने संख्या की दृष्टि से नहीं, विधायिका में आदिवासियों को लेकर क्या था, आरक्षण की बात बोलते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये कितना, संविधान सभा में जयपाल सिंह आदिवासी की बात उठाते हैं और क्या बोलते हैं जयपाल सिंह, उद्देश्य प्रस्ताव की कानूनी और तकनीकी पेचीदगियों को पूरी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने आदिवासियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का पुरजोर समर्थन किया। गलत, पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन नहीं किया था बेचारा ये। उनके अनुसार आदिवासी समाज का इतिहास बाहरी या गैर मूल निवासियों द्वारा किए गए निरंतर आर्थिक सामाजिक शोषण, बेदखली और उनकी पारंपरिक जंगल और चरवाहों से वंचित किए जाने का इतिहास रहा है पिछले 6000 साल से। तो ये सही है, ये गलत है। ऊपर बोला, जयपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि आदिवासी कबीले भारत में जनसंख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें मुख्य धारा में विशेष विधायी संरक्षण चाहिए। संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं थे, ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। VBI संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं थे, संरक्षण की दृष्टि से अल्पसंख्यक थे। संख्या तो इनका बहुत था, लेकिन इनको जो संरक्षण मिल रहा है, प्रोटेक्शन, वो कम था। फिर क्या, उन्होंने आदिवासी और शेष समाज के बीच भावनात्मक और भौतिक दूरी को समाप्त करने के लिए
जोड़ जुड़ाव मेल जुड़ाव पे बल दिया तो ये सही है। 2-4 सही है। जे नगप्पा, अब इनका नाम नया नाम है यूनिक। जे नगप्पा के अनुसार, जे नगप्पा किसके लिए है? नाग हरिजनों का, हरिजनों की पीड़ा और सामाजिक राजनीतिक रूप में हाशिए पर होने का मुख्य कारण क्या बताया? तो समाज और राजनीति द्वारा उन्हें सुनियोजित तरीके से हाशिए पर ढकना और शिक्षा दिया। जय नगप्पा हरिजन, जय नगप्पा हरिजन। जयपाल, जयपाल का नाम आता है आदिवासी। एनजी रंगा का नाम आता है गरीब अल्पसंख्यक पे। नगप्पा ने बोला कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है, उनकी आबादी 20 से 25% है। उनका पीड़ा का कारण उनकी संख्यात्मक कमजोरी नहीं है, बल्कि उन्हें सुनियोजित रूप से राजनीतिक हाशिए पर रखा गया है। बिल्कुल जयपाल सिंह तक जैसा बात बोला गया, जैसे उनकी शिक्षा तक उनकी हिस्सेदारी नहीं है। विभाजन की हिंसा के बाद जे नगप्पा का नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, तो हरिजन से इनको जोड़ के देखा जा सकता है। नागप्पा। विभाजन की हिंसा के बाद बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के दबे कुचले वर्गों के लिए किस प्रमुख मांग को छोड़ दिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने किस मांग को छोड़ दिया था? बी.आर. अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग को जरूर छोड़ दिया था। याद रखेंगे, ये भी बिल्कुल जयपाल सिंह जैसा काम किया, लेकिन आरक्षण की तो बात रखा। इसी का दोनों की होती है जय हो। अभी भी क्या होती है? जय हो। ये छोड़ दिया था, ये कंट्राडिक्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। ये कंट्राडिक्ट और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। स्रोत 8 के अनुसार बम्बई की जो हंसा मेहता कैसे हर्षा हमारे क्लास में थी, तो महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करेगी। क्या बात की? तो उन्होंने विशेष अधिकारों और आरक्षित सीटों की जगह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मांग की। वो बोल रहे हमको ना ही विशेष अधिकार चाहिए, ना ही हमको सीट चाहिए। जयपाल सिंह तो सीट मांग भी रहा था, लेकिन ये सीट आरक्षण का नहीं मांग रही, उसके जगह हमको न्याय चाहिए। क्या बोली? हमें विशेषाधिकार कभी भी नहीं मांगे, हमने समाज की न्याय, आर्थिक राजनीतिक न्याय की मांग की है। उन्होंने आरक्षित सीटें या पृथक चुनाव क्षेत्र को खारिज कर दिया। बताओ, ये जो हर्षा है हमारी क्लास की, इतने कदम और आगे निकल गई। ये बोल रही ना ही मुझे सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए, ना ही मुझे रिजर्वेशन चाहिए, ना ही मुझे कोई विशेषाधिकार चाहिए, स्पेशल राइट चाहिए। मुझे तो बस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय चाहिए। बताओ, ये सारे मांगों को छोड़ के केवल इस मांग पे क्या है? अडिंग है। विभाजन और बंटवारे की हिंसा के बाद दलितों अम्बेडकर ने दलितों के लिए किस प्रमुख मांग को छोड़ दिया था? सेपरेट इलेक्ट्रोड। ये बोला कि बंटवारे की हिंसा के बाद अम्बेडकर तक पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी। इसके बाद संविधान सभा ने अस्पृश्यता के उन्मूलन, मंदिरों के सभी के लिए खोले और विधायिकाओं के लिए नौकरी के आरक्षण के प्रावधान को अपनाया। ठीक है। हंसा मेहता किसकी मांग की थी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बराबरी की। फिर है, संविधान सभा के शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में कौन था? केंद्र शक्तिशाली हो नेहरू। ये बोला कि केंद्र मजबूत होना चाहिए। जबकि और संविधान के मजबूती विषय में कितनी सूचियाँ होनी चाहिए? 3 सूचियाँ। उसी समय बात हो गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य सरकार अपने सारे अधिकार अपने हाथ में ले सकता है? 56 छुरी काम करके 356। अगर केंद्र के पास ज़्यादा जिम्मेदारियां होगी
तो वो प्रभावी तरीके से काम नहीं कर सकता है। ये किसने बोला? मतलब ये केंद्र की जो सेंटर है उसको शक्तिशाली नहीं होने के बाद बोल रहा है। तो मद्रास के सदस्य थे के संतानम। याद है ना, के संतानम रिपोर्ट भी आई थी केंद्र राज्य संबंध के ऊपर। तो के संतानम का पंगा किससे है? नेहरू से। के संतानम का पंगा किससे है? नेहरू से है। याद रहेगा। राजकोषीय संघवाद फिजिकल फेडरलिज्म के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर पूरी तरीके से राज्य को सौंपा जाना चाहिए? तो पूरी तरीके से राज्य को सौंपा जाना चाहिए भूमि और संपत्ति कर। ये बात बोला गया। भूमि अभी भी है, भूमि और संपत्ति राज्य का ही है। भारतीय संविधान में प्रकलित जो फिजिकल फेडरलिज्म है, इसकी जटिल व्यवस्था के संदर्भ में विचार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी के लिए भी हो गया। केवल 3 सत्य है। मतलब जो कस्टम ड्यूटी है और कॉरपोरेट टैक्स है, उससे आने वाला पूरा पैसा राज्य को सौंप देना चाहिए ताकि ये आत्मनिर्भर बन जाए। गलत। इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, उससे आने वाला पैसा राज्य को सौंपना चाहिए। ये भी गलत। राज्य सरकार को संपत्ति, लैंड और सेल टैक्स और शराब पर कर वसूलने का अधिकार देना चाहिए। ये सही है। तो गलत कौन सा है? कि जो कस्टम ड्यूटी ये सब आ रहा है केंद्र सरकार के पास हो, ठीक है, और जो इनकम टैक्स आ रहा है वो इन दोनों में विभाजित हो जाए। मतलब जो कस्टम ड्यूटी है या कंपनी टैक्स है, जीएसटी वगैरह है, ये सब जो है केवल सेंटर के पास हो। और इनकम टैक्स, क्योंकि दोनों को इनकम मिले, एक्साइज ड्यूटी, ये सेंटर और स्टेट के बीच में। याद रखो ये वाला कौन है? सेंटर और स्टेट के बीच में। यानी कि मेरा इनकम से पैसा सेंटर को भी जाएगा, स्टेट को भी जाएगा। एक्साइज ड्यूटी तो लगता है माल के इधर उधर पे ना, ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। संविधान में राज्य की शक्तियों और मजबूत केंद्र पे चली बहस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। नेहरू ने विभाजन की वास्तविकता को देखते हुए एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र की वकालत का तर्क दिया और एक दुर्बल केंद्रीय शासन देश की शांति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाने के लिए हानिकारक होगी। बिल्कुल, नेहरू ने शक्तिशाली केंद्र का आवाज़ दिया, लेकिन जो मद्रास के सदस्य के संतानम ने नेहरू के इस तर्क का पुरजोर समर्थन किया कि केंद्र को अधिक से अधिक जिम्मेदारियां देनी चाहिए। गलत। के संतानम क्या बोला? राज की बात बोला था। के संतानम क्या बोला था? कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात क्या बोल रहा है? प्रांतीय स्वायत्तता की बात के संतानम बोल रहा है। उसका तर्क था कि शक्तियों का पुनर्वितरण होना जरूरी है, केंद्र को जरूरत से ज़्यादा पावर देना सही नहीं है, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट माना जाएगा। अंबेडकर ने संविधान सभा में किस प्रकार के केंद्र स्थापित करना चाहते थे? तो 1935 के जो गवर्नमेंट एक्ट से भी अधिक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र। मतलब ये तो नेहरू का भी भाव निकल गया अंबेडकर, और इसके पीछे रह गया कौन? संतानम। एक तरफ जो है नेहरू है, वो बोल रहा है केंद्र शक्तिशाली होना चाहिए, और अंबेडकर वो बोल रहा है कि केंद्र को 1935 के एक्ट में जितना शक्तिशाली बनाया ना, उससे भी अधिक केंद्र को शक्तिशाली बनाओ। और जो संतानम बोल रहा है कि शक्ति का पुनर्वितरण करो और केंद्र को कम शक्ति दो। तो ये बात याद रखेंगे। 1935 काम 35 अंबेडकर कर रहे हैं। अब ये भी नाम नया है। यूपी के थे सदस्य कौन? बालकृष्ण शर्मा के अनुसार एक शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि देश में विदेशी आक्रमण से बचने के लिए, उचित शासन के लिए, देश के हित में योजना बनी थी। तो बालकृष्ण भी शक्तिशाली केंद्र की योजना में थे।
तो हो ही गया। फिजिकल फेडरलिज्म में बताए थे ना, कस्टम सी, देखो सी है ना, सी है तो ये पूरा सेंटर को जाएगा। यहाँ पे आई है, ई है, तो ये सेंटर प्लस स्टेट को जाएगा। लैंड, संपत्ति, प्रॉपर्टी सब पूरा स्टेट। गए थे ना ब्लॉक में भी। संविधान सभा में मद्रास की सदस्य, कहा कि बम्बई नहीं, मद्रास की सदस्य दुर्गाबाई। ये किस मुद्दे पर? तो ये हिंदी भाषा के मुद्दे पर है। हिंदी भाषा पर आक्रामक प्रचार, हिंदी भाषा का आक्रामक प्रचार और गैर हिंदी क्षेत्रों में वर्चस्व कम है, इस पे बोली। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने बोला कि गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह रवैया भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं को स्वाभाविक रूप से रोकने की लड़ाई है, जिससे ये वर्चस्व का भय पैदा हो रहा है। श्रीमती दुर्गाबाई के अनुसार दक्षिण भारत में हिंदी के विरोधियों का क्या मानना था? तो उनका मानना था कि हिंदी का प्रचार प्रांतीय भाषा की जड़ खोदने का प्रयास है। हिंदी का जो प्रचार है वो प्रांतीय भाषा में क्या कर रहा है? जड़ खोदने का है। विरोधियों का यह मानना था कि संभवतः सही है कि हिंदी के लिए यह प्रचार हो रहा है, भाषाओं को जड़ खोदने का प्रयास था। तो ये लाइन किसके लिए है? हिंदी भाषा वाला, तो दुर्गाबाई देशमुख का। दुर्गा जी हिंदी कहाँ की थी? मद्रास की। दुर्गाबाई देशमुख ने जनता की भाषा के रूप में किसे स्वीकार किया, जिसके बदलते स्वरूप को उर्दू शब्द को हटाए जाने से वंचित थे? हिंदुस्तानी। दुर्गाबाई देशमुख हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर उस भाषा से उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को निकाला जा रहा था, जिससे उसके समावेशी स्वरूप को नुकसान पहुंच रहा था। दुर्गाबाई देशमुख बोल रही थी कि जनता की भाषा हिंदुस्तानी स्वीकार करी जा चुकी है, मगर उसमें से ही उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं का शब्द निकाला जा रहा है, जिससे उस भाषा का क्या होगा? स्वरूप ही बदल जाएगा। तो बोल रहे हिंदुस्तानी भाषा ही ठीक है, लेकिन इसमें से उर्दू निकाल दे रहे हो, इसमें से क्षेत्रीय भाषा निकाल दे रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा? स्वरूप बदल जाएगा। इससे क्या हो गया? चिंता हो गया। बम्बई के सदस्य, अब ये देखो, ये बम्बई के थे, अभी 3 सदस्य मिले। मद्रास का कौन? मद्रास का दुर्गाबाई। यूपी का कौन? गोविंद वल्लभ पंत और एक बाल कृष्ण, जो कि शक्तिशाली केंद्र के थे। और एक बम्बई के अभी आया, कौन? शंकर राव। शंकर बम बम बोले भंडारी, शंकर बम्बई। ठीक है। बम्बई के सदस्य थे जो श्री शंकर राव ने महात्मा गांधी के अनुयायी होने के नाते किस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? राज नहीं, राष्ट्र का भाषा होना चाहिए। तो ये भी दुर्गाबाई देशमुख के जैसा हिंदुस्तानी, ये गांधी के सहयोगी थे। तो जो शंकर राव है ये भी दुर्गाबाई के जैसा, मतलब दुर्गा जी शंकर जी दोनों हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में। यहाँ देखो शुद्ध साहित्यिक हिंदी, ऐसा नहीं। श्री दुर्गाबाई कहाँ की थी? मद्रास। दक्षिण भारत में हिंदी विरोधियों का क्या मानना था कि ये प्रांतीय भाषा की जड़ें खोद रही है? दुर्गाबाई के अनुसार किस प्रक्रिया के कारण हिंदुस्तानी भाषा का समावेशी और साझा स्वरूप कमजोर हो रहा है? हिंदुस्तानी भाषा का स्वरूप क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि इसमें से उर्दू और क्षेत्रीय भाषा के जो शब्द हैं निकाले जा रहे हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 21 अगस्त 1947 को बहस में किसने यह विचार व्यक्त किया कि शक्तिशाली केंद्र की वकालत करने का मात्र से कोई अधिक बड़ा देशभक्त नहीं हो जाता और प्रांतीय साधनों की रक्षा चाहने वाले में देशभक्ति की कमी नहीं है? मतलब कि
यह विचार किसने बोला कि अगर आप मतलब कि एक तरफ केंद्र है और एक तरफ स्टेट है, अगर आप बहुत अधिक केंद्र को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि बालाकृष्ण सपोर्ट कर रहा था केंद्र को, अंबेडकर बोला 1935 से भी अधिक शक्तिशाली केंद्र चाहिए, नेहरू भी अधिक शक्तिशाली केंद्र की बात कर रहा है, दूसरी तरफ स्टेट को सपोर्ट कर रहा था के संतानम और रामास्वामी मुदलियार। तो बोल रहा है कि अगर आप बहुत केंद्र को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मत समझिए कि आप बहुत तिस्मार खान है, आप लोग का नाम फेमस हुआ। जो प्रांत की चिंता करता है उसमें भी देशभक्ति की कमी नहीं है। तो ये मूड जो ये मूड में कौन बोला? मुदलियार बोला। ये मूड वाला बात कौन बोला? मुदलियार बोला। मूड बना दिया स्टेट का। कैसे याद रखोगे? तो मूड बना दिया स्टेट का। संविधान सभा की शुरुआती सत्र में हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा बनाने के लिए किसने पुरजोर आवाज़ उठाई? हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा बनाने के लिए किसने पुरजोर आवाज़ उठाई? धुलेकर। धुलेकर यही है ना? शुरुआती सत्र में धुलेकर बोला था। ये यूपी से थे। कहाँ से धुलेकर? यूपी में से भी तो धूल उड़ा देंगे गर्दा, और हिंदी का ही बात करेंगे तो हिंदी में धुलेकर बोले। अल्पसंख्यक में धूल झोंकने वाला भी बात बोले थे आरबी धुलेकर। संविधान सभा की भाषा समिति ने गतिरोध को तोड़ने के लिए हिंदी को क्या बनाने का सुझाव दिया था? तो संविधान सभा की भाषा समिति थी, उसने गतिरोध जो चल रहा था भाषा को लेकर, उसमें हिंदी को क्या बनाने का सुझाव दिया? तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी भारत की राजकीय भाषा, ऑफिशियल राष्ट्रभाषा का क्यों बोलेगा? बाप विवाद कराएगा क्या? क्या होना चाहिए? राजकीय भाषा। जो समिति था उस फॉर्मूले के अनुसार सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया। वो कब तक जारी रहने का बात बोला? काम 15 साल तक। आरबी धुलेकर हिंदी को राजभाषा के बजाय क्या घोषित करना चाहते थे? राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। लेकिन जो भाषा, देखो एक भाषा समिति है और एक आरबी धुलेकर है, ये तो धुरंधर है। ये बोला राष्ट्रभाषा बनाओ और ये बोला राजभाषा बनाओ। धुलेकर ने संविधान सभा में उन लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? तो हिंदुस्तानी को। धुलेकर ने उन लोगों का आलोचना और मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के समर्थन में थे। और हिंदुस्तानी के पक्ष में कौन थे? दुर्गाबाई। और एक कौन थे? और एक कोई था, संविधान समिति ने भाषा के गतिरोध तोड़ने के लिए क्या बोला? कि देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा बनाया जाए। संविधान निर्माण के दौरान भाषा विवाद को लेकर भाषा समिति के ऊपर जो कथन है उसको सुने। आरबी धुलेकर ने कड़ा विरोध किया था कि जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते वे संविधान सभा होने के पात्र नहीं हैं। अरे उसका थोड़ी ना बोला था। आरबी धुलेकर हिंदुस्तानी का थोड़ी हिंदी का बोला था। भाषा समिति ने बोला था राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा बनाई जाए। ये स्टेटमेंट सही है। स्वीकृत फॉर्मूलों के तहत ये था कि प्रत्येक प्रांत को अपनी आधिकारिक कार्यों के लिए केवल देवनागरी लिपि वाला हिंदी को ही चुनना होगा।
ये भी सही था। इस फॉर्मूले के अनुसार हिंदी को धीरे धीरे बढ़ावा देने की योजना के साथ पहले 15 साल तक सरकारी काम के लिए अंग्रेजी का, ये भी था। पहला स्टेटमेंट देखो क्या है, केवल कौन से स्टेटमेंट सही, केवल दो चार सही है। दो चार सही है, दो यानी कि सही है, चार यानी कि सही है। केवल देवनागरी इसको चुनना होगा, ये बोल सकता है कभी नहीं। तीसरा गलत है। तीसरा क्यों गलत है? तो स्वीकृत जो फॉर्मूला बना था ना, हर प्रांत को हिंदी नहीं थोपेगी। कैसे थोप सकते हैं? प्रत्येक प्रांत को अपने काम के लिए कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा, इसलिए हिंदी चुनना अनिवार्य नहीं था। पहला वाला गलत किस लिए है कि उन्होंने सदन में पलट कर कहा था कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, वो इस सदन की सदस्यता का पात्र नहीं है, उन्हें चला जाना चाहिए। इस कथन में विरोध किया लिखना गलत है। विरोध थोड़ी किया था, ये बोला केवल कि चला जाना चाहिए। आपको हिंदुस्तानी हिंदी नहीं आता है तो आप चले जाइए, विरोध करना नहीं होगा। और दूसरी बात, आरवी धुलंकर ने हिंदी हिंदुस्तानी का विरोध नहीं किया था। उन्होंने हिंदी ना जानने के वाले के बारे में बोला था। हिंदी, हिंदुस्तानी नहीं, क्या होगा? हिंदी। मद्रास की सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई जी संविधान सभा की मुख्य चिंता क्या व्यक्त थी? कि दक्षिण में हिंदी के प्रति विरोध और वर्चस्व का भय। दक्षिण में हिंदी के प्रति जो विरोध हो रहा है वही चिंता थी। श्रीमती जी दुर्गाबाई के अनुसार हिंदुस्तानी भाषा का समावेश का स्वरूप को कैसे कमजोर किया जा रहा है? तो वही उर्दू अन्य भाषा शब्द को निकाल के। बम्बई के सदस्य जो शंकर देव थे, वो भी हिंदी का समर्थन चाहने वालों में क्या चेतावनी दी? शंकर जी भी, अभी तो का नाम याद नहीं आ रहा था, दुर्गाबाई के साथ कौन सपोर्ट कर रहे थे? शंकर जी भी बम्बई के। यदि आप दिल से समर्थन चाहते हैं तो आक्रामकता और भय का माहौल पैदा ना करें। ये बोले कि अगर आप हिंदी को दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो दूसरे के भीतर डर या भय पैदा करे। शंकर बोल रहे हैं डर या भय की बात। शंकर बोल रहे हैं डर या भय की बात। अब खत्म ही है। शंकर बोले थे डर या भय की बात। अब ये भी यूनिक नाम आ गया, चेट्टियार। ये भी मद्रास के थे चेट्टियार। बम्बई के थे शंकर, बम बम शंकर। मद्रास के चेट्टियार, मद्रास के दुर्गाबाई भी। यदि भाषा के मामले में आक्रामक होकर काम किया गया तो परिणाम क्या होगा? हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। सही बात है। चेट्टियार बोले हिंदी का भला कोई नहीं हो पाएगा। भारतीय संविधान का वो कौन सा केंद्रीय अभिलक्षण था जिस पर शुरुआती चर्चाओं में काफ़ी हद तक सहमति थी? प्रत्येक व्यक्ति भारतीय को मताधिकार देना। यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संविधान के केंद्रीय अभिलक्षण पर काफ़ी हद तक सहमति थी, और यह सहमति प्रत्येक जो व्यक्ति भारतीय है ना, उसको वोट देने का अधिकार देना, यह सहमति थी। केंद्रीय अभिलक्षण था कि प्रत्येक जो है उसको वोट देने का अधिकार दो। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरुआतों में केवल संपत्ति रखने वाले लोग को ही वोट देने का अधिकार था। संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्यों ने स्कूल और कॉलेजों में किस चीज़ पर रोक लगा दी थी? अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पे। अनिवार्य धार्मिक शिक्षा कैसे दे सकते हो? संविधान सभा के विवादों को समझने के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए? तो आदर्शों को विशेष संदर्भों के मुताबिक बदला गया। जो विवाद है उसकी समझने के लिए क्या याद रखना चाहिए? इन विवादों को समझने में हमें याद रखना चाहिए कि आदर्शों को विदेश संदर्भों के मुताबिक बदला गया।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राज और धर्म के बीच पूर्ण विच्छेद नहीं है, बल्कि एक विवेकपूर्ण फैसला है। जो भारतीय राज है और धर्म है, उसके बीच पूर्ण विच्छेद नहीं है, बल्कि ये विवेकपूर्ण फैसला है। मतलब कि राज और धर्म के बीच कोई ऐसा नहीं कि एकदम हटा हुआ है, राज और धर्म अलग है, कुछ हद तक सही है, ठीक है, विवेकपूर्ण पर है। अब यहाँ पे कुछ डेट दिया है, उसको देख ले रहे हैं, याद कर लो डेट को अच्छा से। इटली से ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता सरकार कब में आई? 26 जुलाई। देखो 1946 1945 का दिया है। भारत में आम चुनाव दिसंबर जनवरी। 1946 में 16 को बहुत चीज़ हुआ। 16 मई को कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा की। कैसे याद रखेगा? तो जून में, ये मई में मिशन ने घोषणा किया। 16 जून में मुस्लिम लीग जो है कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना को स्वीकृति देता है। तो जून से सोजस महाजनपद में स्वीकृति देता है। फिर 16 जून में क्या होता है? कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश किया। तो जून में प्रस्ताव पेश किया। 16 अगस्त मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। प्रस्ताव कब पेश किया? तो सोजस महाजनपद में जून में प्रस्ताव पेश किया। अंतरिम सरकार का गठन कब करता है? तो 2 सितंबर। ये 13 अक्टूबर क्या होता है? तो लीग जो है अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। तो 13 से क्या याद रखो? तेरे को बताता हूँ शामिल होके, तेरे को बताता हूँ शामिल होके। इटली के पास कब किया? 3 से 6 दिसंबर 1946। अधिवेशन शुरू 9 दिसंबर 1946। लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की 29 जनवरी 1947। तो 29 से 30 मारा कि संविधान सभा को भंग करेगा। फिर से ये अंतरिम सरकार की जो अंतिम बैठक, तो 16 जुलाई 1947। तो ऐसे याद रखो। जूली की अंतिम बैठक सोजस महाजनपद में, जूली की अंतिम बैठक सोजस महाजनपद। जिन्ना को पाकिस्तानी संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित। आज़ादी 14 नवंबर। अब ये संविधान पर हस्ताक्षर करने का डेट एनसीईआरटी के अनुसार क्या है? दिसंबर 1949। ठीक है, तो ये सब याद हो गया, याद रहेगा बिल्कुल। सोजस जनपद में मई में मिशन, जुनून में शामिल होने का जुनून लीग को, अंतरिम सरकार के गठन का जुनून, तेरे को बताता हूँ अंतरिम सरकार में फैसला होने का, टिक्स मारा 47 में 29 से, तो छोड़ा काफ़ी है, इसको भी यही मानो, ठीक है।